तो ये जो चीज़ है, ये हमारी सी लैंग्वेज ने ये हमको फंक्शनैलिटी भी दी कि भाई अब आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी टाइप के प्रोग्राम्स बना सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक्सपर्ट लेवल के प्रोग्राम बनाने के लिए आपको एक्सपर्ट्स की हेल्प लगेगी। नॉर्मल जो प्रोग्रामर है, जैसे आप है, स्टूडेंट हैं या मैं हूँ, हम लोग प्रोग्राम इस टाइप से नहीं कर सकते। हमें बहुत अच्छा डेप्थ नॉलेज होना चाहिए सी का, तब जाके हम इस टाइप के प्रोग्राम कर सकते हैं, इस टाइप के प्रोग्रामिंग पे वर्क कर सकते हैं। तो एक्सपर्ट लेवल की प्रोग्रामिंग कोई भी नॉर्मल यूजर नहीं कर पा रहा था। जैसे आप अपनी खुद आपको देखिए कि जब तक लूपिंग एसएल्स जब तक चल रहा है, तब तक आपको बहुत अच्छे लगते हैं सी के प्रोग्राम। स्टार सीरीज भी बड़ी अच्छी लगती होगी। लेकिन धीरे 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 जब प्रोग्रामिंग का लेवल बढ़ रहा है, जैसे आपने डेटा स्ट्रक्चर में देखा होगा, अभी आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम्स यूज नहीं किए हैं। यदि आप ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम्स भी अगर बनाएंगे, तो भी फॉक फंक्शन वगैरह यूज होता है, प्रोसेस होती है, सब प्रोसेसेस बनानी पड़ती हैं। इस टाइप के प्रोग्राम्स अगर आप करोगे पॉइंटर्स वगैरह की हेल्प से, तो आपको बहुत ज्यादा मुश्किल होगा सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाना, क्योंकि बहुत लेंदी प्रोग्राम बनते हैं। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया था पाइथन ने। ठीक है। पाइथन एक ऐसी हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि हार्डवेयर पे तो काम कर ही रही है, लेकिन ये बाकी लैंग्वेजेस, बहुत सारी कुछ लैंग्वेज होंगी जो हार्डवेयर पे कर पा रही है, लेकिन वो सभी की सब पूरी तरह से हार्डवेयर पे 100% काम नहीं कर पाती है। लेकिन पाइथन लैंग्वेज 100% हार्डवेयर पे काम कर पा रही है, जितना सी कर पाती है उतना। उसका सिंगल एक रीजन है कि इसकी जो कोर लाइब्रेरी है, वो पूरी की पूरी लिखी गई है सी और सी प्लस प्लस में, है ना। तो जब भी कभी हमें हेल्प लगती है कोई भी फंक्शनैलिटी को यूज करने की, तो आप पाइथन की हेल्प से उसको कोड लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप सी की हेल्प से लिखेंगे तो काम बिल्कुल होगा, और इवन पाइथन से बहुत ज्यादा फास्ट होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके लिए आपको एक्सपर्ट लेवल की प्रोग्रामिंग करनी होगी, बड़े कोड लिखना पड़ेंगे। ठीक है। तो इसलिए पाइथन लैंग्वेज धीरे धीरे क्या हो गई, हिट हो गई, क्योंकि इसकी जो लाइब्रेरीज है पूरी की पूरी सी और सी प्लस प्लस में लिखी गई है। ठीक है। तो जब भी कोई नया फीचर आता है, कुछ भी नया आएगा, तो सबसे पहले वो इंट्रोड्यूस होता है हमारा किसमें, सी लैंग्वेज में। और बाकी लैंग्वेजेस में ये इंट्रोड्यूस होने में शायद से थोड़ा सा टाइम लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मुझे कैमरे को एक्सेस करना है इसके लिए अगर मैं कोई लाइब्रेरी इंट्रोड्यूस हुई है, तो सी में शायद वो आ जाएगी, अगले दिन शायद वो पाइथन में इंट्रोड्यूस हो सकती है। लेकिन जावा या डॉट नेट पर आने में शायद वो अगले दिन आ जाए, शायद उसको 1 साल लग जाए, या वो और ज्यादा टाइम लग जाए। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है कि नई लाइब्रेरीज इंटीग्रेशन बहुत इजी हो गया पाइथन के साथ। पाइथन के साथ काम करना बहुत ज्यादा इजी हो गया, पाइथन बहुत अच्छे से काम करने लगा, कोड हमें कम लिखना पड़ता है। तो ये सारी फंक्शनैलिटीज हमें मिली, इसमें लाइब्रेरी में सब कुछ लिखा हुआ है, सिर्फ आपको उसकी मेथड्स को यूज करना आना चाहिए, तो आप पाइथन में कोड कर सकते हैं। तो इसलिए पाइथन धीरे 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 क्या हो गया, पॉपुलर हो गया। अब सवाल ये आया कि पाइथन क्या क्या कर सकता है। ठीक है। तो चलिए, मैंने जितनी बात कही उतनी में यदि आपको डाउट हो तो आप चैट में प्लीज मुझे बता दीजिएगा। मैंने सभी के माइक म्यूट कर दिए हैं, है ना, और उनको एक्सेस भी नहीं दिया है कि वो अनम्यूट कर सकें, क्योंकि बार बार कोई अनम्यूट कर रहा था तो मुझे बहुत ज्यादा इंटरप्शन हो रहा था, इसलिए मैंने आपसे परमिशन ले ली है, पहले मैंने परमिशन आपको दी थी। ठीक है। तो चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं कि पाइथन जो लैंग्वेज है इसका स्कोप क्या है। तो मशीन लर्निंग अगर आपने सुना होगा, या डेटा साइंस सुना होगा, सॉरी, जो आपने डेटा साइंस सुना होगा, या तो आपने एआई सुना होगा, तो इन सब में पाइथन लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा हेल्प लगती है। अब इसको ऐसे समझिएगा कि जो लोग कहते हैं कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी, ठीक है, ये हमें पढ़ना है, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं और कहते हैं कि सर हमें एआई करना है। तो एआई का एक्चुअली में मैं कोई कोर्स आपको डिफाइन कर ही नहीं सकता हूँ। क्यों? क्योंकि एआई एक कंसेप्ट है। ये बिल्कुल वैसा हो गया जैसे मैं कह रहा हूँ वेब डेवलपमेंट करना है, अब किस टेक्नोलॉजी पे करना है। तो वेब डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा डोमेन है। अब आपको क्या करना है वेब डेवलपमेंट में, कौन सी लैंग्वेज की हेल्प लेनी है, तो वो एक अलग स्पेसिफिक चीज है। तो वैसे ही एआई, कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, तो मशीन लर्निंग, बिग डेटा, डेटा साइंस, आईओटी, डेवऑप्स, रोबोटिक्स, है ना, इन सबको कंबाइंड अगर कंसेप्ट करता हूँ, तो ये सब मिलके एआई बनाते हैं। मतलब कि आपकी जो मशीन थी, जैसे वो बिहेव कर रही थी, उससे एक स्टेप आगे अगर आपको बिहेव करवाना है, तो आपको एआई की हेल्प लगेगी। और एआई मतलब आपको मशीन से क्या बिहेवियर करवाना है, ठीक है, एनालिसिस करवाना है, तो आप जाइए मशीन लर्निंग पे। ठीक है। या डेटा साइंस पे, यदि आपको उसमें कुछ क्लाउड का, कुछ हार्डवेयर रिलेटेड काम करवाना है, ठीक है, स्पेस से रिलेटेड, तो फिर आप जाइए डेवऑप्स पर। और यदि आपको काम करवाना है, कोई रोबोट्स वगैरह बनाना है, ड्रोन बनाना है, तो आप जाइए आईओटी पर। तो एआई एक बहुत बड़ी ब्रांच है, जिसमें ये छोटे छोटे सब ब्रांचेस इसके साथ इंटीग्रेट हुए हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, एआई का जो हेल्प है,
अगर मैं मेडिकल साइंस की बात करूँ तो जीन क्लोनिंग हो गया, टेस्ट ट्यूब बेबी हो गया, 3D प्रिंटर हो गया जो कि स्किन वगैरह बना देते हैं। तो ये सब उनके लिए एआई है, मतलब उनके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्योंकि उनका एक स्कोप लिमिटेड था मेडिकल साइंस का, और अब उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो वो सब उनका क्या हो गया, उनका एआई हो गया। अब इसमें कहीं ना कहीं ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस लगेगा, हेल्प लगेगी, लेकिन मैं कहूँ कि मेरे कंप्यूटर साइंस के बिना उनका एआई पॉसिबल ही नहीं है, तो ये गलत होगा। तो एआई हर फील्ड में होता है, यानी स्पेसशिप वगैरह में भी एआई लगता है आपका, सिविल इंजीनियर्स भी एआई लगा रहे हैं आजकल, अलग अलग टाइप की दीवार बना रहे हैं, अलग अलग टाइप के इंफ्रा बना रहे हैं। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही मतलब होता है कि आप अपने बिहेवियर के बियॉन्ड जाके अगर कोई काम करो, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डिपेंड करता है वो। फिर हम छोटा सा स्टार्ट करेंगे, एक पाइथन के बारे में हम फिर शुरू करेंगे कि पाइथन में प्रोग्राम कैसे बनते हैं। देखो, लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि जब भी आप मशीन लर्निंग का सिलेबस उठाओगे और डेटा साइंस का सिलेबस उठाओगे, लगभग आपको सेम मिलेगा। पहले मैं डेटा साइंस डिफाइन कर रहा हूँ। डेटा साइंस को अगर मैं ऐसे डिफाइन करूँ कि मेरे पास बहुत बड़ा बल्कली डेटा है, और उस पर मुझे एनालिसिस करके मुझे बताना है कि मेरा प्रॉपर जो आउटकम है, मेरा डिजायर्ड आउटपुट है, वो अगर मैं निकालता हूँ या मैं प्रिडिक्ट करता हूँ, दैट इज डेटा साइंस। कि मैं चाहता हूँ कि मैं डेटा पे एनालिसिस करके मैं डिजायर्ड आउटपुट्स को गेन करूँ। ठीक है, तो ये हमारा होता है क्या, डेटा साइंस। मशीन लर्निंग का मतलब होता है, अब ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, मशीन लर्निंग का मतलब होता है कि डेटा साइंस तो क्या कर रहा है, सिर्फ आपको डेटा पे एनालिसिस कर रहा है। यदि मैं मशीन को और सिखाना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर अलग अलग लोगों के, सॉरी, अलग अलग मैंने ब्रीड के 15-20 ब्रीड लेके आ गया मैं डॉग्स की, और डॉग की ब्रीड को मैंने ट्रेनिंग दे दी मेरी मशीन को कि भाई ये देखो, ये जो चीज है इसको डॉग कहते हैं, डॉग कहते हैं, डॉग कहते हैं। मैंने ऐसा अपनी मशीन को ट्रेनिंग दे दी। और फिर मैं क्या हुआ कि उन 15 ब्रीड के अलावा एक नई ब्रीड का एक डॉग लेके आ गया, और मशीन से पूछा, बताओ ये क्या है। तो मशीन कभी नहीं बता पाएगी, या उसकी जो एक्यूरेसी होगी वो कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो पहचान नहीं पा रहा है, क्योंकि आपने उस पर्टिकुलर मशीन को इस पर्टिकुलर डेटा सेट की ट्रेनिंग ही नहीं दी थी। है ना? फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपके सामने बार बार शाहरुख खान को लेके आ रहा हूँ, तो आप समझ जाएंगे हाँ भाई ये जो पर्सन है ये शाहरुख खान है। ठीक है, लेकिन एकदम से मैं कोई पर्सन नया लेके आ गया, तो आप ये तो प्रेडिक्ट करोगे कि हाँ यार ये कोई इंसान है, लेकिन आप उसका नाम जज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वैसे ही मैंने हॉर्स की ट्रेनिंग दी और जेब्रा लेके आ गया, तो मशीन कर पाएगी कि हॉर्स है या जेब्रा है। तो ऑब्वियसली उसकी जो कहना चाहिए, उसकी जो एक्यूरेसी होगी वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो मैं मशीन से कहता हूँ कि आप खुद सेल्फ ट्रेंड होते रहो। ठीक है, तो दैट इज मशीन लर्निंग। ठीक है, कि आप जो काम कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, वो ठीक है, लेकिन आप सेल्फ ट्रेंड भी होते रहो। तो ये हमारा मशीन लर्निंग है। बड़े डेटा सेट और बड़े हार्डवेयर पे काम करो। ठीक है, तो ये हमारा डीप लर्निंग है। तो ये सब एक दूसरे से रिलेवेंट टर्म होती हैं, ठीक है, जिन पे हम काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी मशीन लर्निंग हो गई। आ, अब मैंने अपनी मशीन को ट्रेंड कर दिया। अब इसमें जो मशीन लर्निंग है, डेटा साइंस है, कुछ लोग कहते हैं कि ये नया कंसेप्ट है, ये बहुत पुराना कंसेप्ट है। मतलब मशीन लर्निंग डेटा साइंस में जितनी एल्गोरिथम अगर आपने इंटरनेट पर जाके देखोगे, जैसे के मीन्स एल्गोरिथम, नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम, एसडीएम एल्गोरिथम, नेव बायस एल्गोरिथम, तो ये सारी एल्गोरिथम आज से 30 40 50 साल पहले बन चुकी है। इन पे काम हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग इनको उतना अच्छा सपोर्ट करने के लिए हमारे पास हार्डवेयर नहीं। ठीक है, ना ही इतना डेटा था। अच्छा, अगर मैं कहीं से डेटा उठाकर लेके भी आ जाता हूँ, मशीन को दे देता हूँ कि ये लो भैया पूरी दुनिया का कोरोना का डेटा है, तो उस टाइम पे 40 50 साल पहले आपको कैलकुलेशन करना तो आती थी कि कैसे होगी, लेकिन किस डिवाइस पर होगी ये आपके पास नहीं था। क्यों? क्योंकि आपके पास कंप्यूटर की प्रोसेसिंग और मेमोरी बहुत 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 वीक था, है ना, बहुत कम था और बहुत वीक था। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग और अच्छे अच्छे हार्डवेयर आ गए हैं। i7 आ गया है, i5 आ गया, एसएसडी हार्ड डिस्क आ गई है, रैम बहुत अच्छी आने लगी। तो इसलिए अब धीरे धीरे ये फील्ड क्या होगी, पॉपुलर होती जा रही है। ठीक है, तो इसमें जो एल्गोरिथम्स हैं वो सारी पुरानी एल्गोरिथम्स हैं जिन पे हम काम करते हैं। ठीक है, और इनमें कुछ नए मैथमेटिकल फंक्शंस को हम हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, मशीन को ट्रेनिंग दे रहे हैं और ये काम करवा रहे हैं। तो ये हमारा काम होता है मशीन लर्निंग का, डेटा साइंस का। अभी अगर आपको इतनी जितना मैंने बताया इसमें ही अभी डाउट है, तो आप प्लीज चैट में एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। फिर नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे, पाइथन पर आएंगे फिर हम।
चलिए, तो अभी तक तो ऐसा कोई डाउट नहीं आया है। अभिषेक ने एक हैंड रेज किया है, तो अभिषेक अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज चैट में लिख दीजिए, तो मैं बिल्कुल क्लियर करता जाऊंगा आपका डाउट, है ना। जब तक मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, नहीं है डाउट अभिषेक को, ठीक है। अब पाइथन में प्रोग्राम बनाते हैं तो देखो यार, तुम ट्यूटोरियल पॉइंट पर जाओगे, जावा टी पॉइंट पर जाओगे, W3 स्कूल और यूट्यूब पे एन नंबर ऑफ मतलब इंटरनेट पर आपको चीजें मिलेंगी जो आपको पाइथन का सिंटैक्स बताएंगे। और अगर आप पढ़ के देखोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। तो हम यहाँ इजी वाली चीजों को डिस्कस करने के लिए नहीं बैठे हैं। हम कंसेप्ट, लैंग्वेज के जो कंसेप्ट हैं उनको डिस्कस करने के लिए बैठे हैं। तो हम उन कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे कि ये चीज यहाँ पर ऐसी क्यों है, और पहले हम जब हमने सी पढ़ा, जावा पढ़ा, या हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो यहाँ पर ऐसी चीजें क्यों यूज हो रही हैं और पहले हम क्यों यूज करके ऐसी चीजें आए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर पाइथन में जब भी आप प्रोग्राम बनाते हैं और आपको प्रिंट स्टेटमेंट लिखना है, तो आपको एक, तो सिंपल ये आपका प्रोग्राम हो गया प्रिंट, आपने लिख दिया हेलो। ठीक है। बस ये आपका प्रोग्राम हो गया जो आपको प्रिंटिंग करके देगा। ना आपको यहाँ कोई फाइल इंक्लूड करनी है, ना ही आपको यहाँ पर कोई कर्ली ब्रेसेस यूज करना है, ना ही आपको यहाँ मेन फंक्शन लगाना है। मेन फंक्शन लगाने का यहाँ तरीका है, वो अलग ही थोड़ा सा, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन अगर अभी देखो आप, तो अगर आपको बस इस प्रोग्राम को मैं सेव करके रन कर सकता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर बहुत इजी है प्रोग्राम को लिखना। यहाँ पर हम डायरेक्टली जो हम चाहते हैं हम डायरेक्टली लिखेंगे। तो मैंने यहाँ हेलो लिखा। ठीक है। अब अगर मुझे कोई वेरिएबल यूज करना है तो मैंने यहाँ a इक्वल्स टू 10 दिया और यहाँ पर a लिख दिया, तो ऑटोमेटिकली ये a को प्रिंट कर देगा। यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ जो a था, a वेरिएबल था, उसका मैंने कोई भी डेटा टाइप डिफाइन नहीं किया, जो कि आप बचपन से करते हुए आए हो। इंटीजर है, ये फ्लोट है, ये कैर है ना, ऐसा कुछ आपने लॉन्ग है, अलग अलग डेटा टाइप्स दिए थे, लेकिन a नाम के वेरिएबल में आपने डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दी। तो मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में, दुनिया की लैंग्वेज मतलब हमारे कंप्यूटर साइंस की दुनिया में, उस पूरी दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में डेटा टाइप का कंसेप्ट होता ही नहीं है। ठीक है। ये सिर्फ टाइप कास्टिंग के लिए काम में आते हैं इंटीजर, ताकि उनपे ऑपरेशन आप वैसे परफॉर्म कर सके। ठीक है। यहाँ पर सिस्टम सिर्फ एक टाइप का डेटा टाइप समझता है, वो होता है स्ट्रिंग डेटा टाइप, जिसको टेक्निकली, अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकली, तो इसको कहा जाता है स्ट्रीम, है ना। अब आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि थोड़ा सा ब्लिंक हुआ होगा कि आपने कुछ टॉपिक पढ़े हैं, जैसे IO स्ट्रीम, है ना, C++ में आपने कहीं यूज किया होगा। ठीक है। और आपने एक और पढ़ा होगा वर्ड इनपुट स्ट्रीम रीडर। जो लोग जावा बैकग्राउंड के हैं, ठीक है, उन्होंने ये पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आप बस इतना देखिएगा जावा में इनपुट कैसे लेते हैं, है ना, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपको ये वाली लाइन दिखेगी। अगर ये लाइन दिखेगी तो इसमें देखो, इसमें भी स्ट्रीम आ रहा है और यहाँ पर भी स्ट्रीम आ रहा है, मतलब ये कुछ ना कुछ काम की चीज होगी। ठीक है। तो हमारा जो सिस्टम होता है वो बेचारा क्या करता है, वो सिर्फ इस फॉर्म में डेटा को रीड करता है, 1010 का फॉर्म, है ना। और कलेक्शन ऑफ बिट्स को, या फिर मैं कहूंगा बहुत बड़ा बाइट्स का कलेक्शन, हमारा स्ट्रीम कहलाता है। ठीक है। और क्योंकि ये कलेक्शन बन गया है, कलेक्शन मतलब कि ये जावा वगैरह से आप इसको रिलेट मत करना, कलेक्शन मतलब ग्रुप, ये ग्रुप बन गया है बहुत सारे बिट्स का, इसलिए हम इसको टेक्निकली कहते हैं स्ट्रीम। यानी कि मैंने एक स्ट्रिंग थी, उस स्ट्रिंग को 10 में कन्वर्ट किया। ठीक है। और ये 10 की एक चेन बन गई, जिसको मैंने कहा स्ट्रिंग। ठीक है। तो आईओ स्ट्रीम मतलब इनपुट आउटपुट मैं लूंगा और दूंगा बाइनरीज के फॉर्म में। ठीक है। और फिर यानी प्रोसेसिंग मेरी होगी बाइनरीज के फॉर्म में, स्टोरेज मेरी बाइनरीज के फॉर्म में होगी। इनपुट स्ट्रीम रीडर मतलब इनपुट लो, डेटा को किस फॉर्म में, बाइनरी स्ट्रीम के फॉर्म में क्या करो, रीड करो, तो रीड कर लेगा ये। तो ये सारा जो खेल होता है ये पूरा का पूरा होता है आपका स्ट्रिंग का। हमारा कोई डेटा टाइप एक्चुअली में होता ही नहीं है। ठीक है। तो जब भी हम यहाँ पर देखो, ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल की भी डेफिनेशन जो होती है वो ऐसी होती है कि एक ऐसी एंटिटी जिसका कोई भी डेटा टाइप ना हो और उसकी वैल्यू चेंज हो सके। ठीक। अ, और उसमें जैसे ही आप कोई वैल्यू पुट करते हो वो अपने डेटा टाइप डिफाइन कर ले, ये हमारा वेरिएंट कहलाता है। ठीक है। इसको अगर आप नहीं समझे तो मैं ऐसे समझाता हूँ कि हम बचपन में लिखते थे, माना राम की आयु एक्स है, लेट द एज ऑफ राम इज एक्स, हमने ये दिया। तो जो एज था वो हमारा क्या होता था, डेटा टाइप होता था। ठीक है। क्यों डेटा टाइप होता था, क्योंकि वो बता रहा है कि न्यूमेरिकल वैल्यू ही ये रख सकता है।
एक्स जो होता था वो आज कुछ है, 5 साल बाद कुछ होगा, 10 साल बाद कुछ होगा, मतलब जो एक्स है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो दैट इज वेरिएबल। ठीक है। लेकिन एक ऐसा वेरिएबल जिसका कोई डेटा टाइप ही डिफाइन नहीं किया आपने, एक ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू तो चेंज होगी लेकिन उसका कोई भी डेटा टाइप ही नहीं है, उसका डेटा टाइप कब बनेगा, जैसे ही आप उसमें कोई वैल्यू दे दोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 दिया तो इंटीजर हो गया, 10.2 कर दिया तो फ्लोट हो गया, यदि आपने डबल कोड के अंदर कोई वैल्यू दे दी तो अपने आप स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, तो जैसे ही आप वैल्यू दोगे वो वेरिएबल अपनी वैल्यू को अपने डेटा टाइप को डिफाइन कर लेगा। ये हमारा कहलाता है वेरिएंट। वेरिएबल नहीं कहलाता, ये क्या कहलाता है, वेरिएंट कहलाता है। लेकिन क्या हो गया, अब इतना डेप्थ में जाके कोई एनालिसिस करता नहीं है। तो जब भी मैं भी जब पढ़ाता हूँ तो मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, एक वेरिएबल है। लेकिन कायदे में अगर देखा जाए तो पाइथन, जावास्क्रिप्ट और पीएचपी, इन लैंग्वेजेस में डेटा टाइप डिफाइन नहीं करना पड़ता है। तो ये हमारा क्या है, एक वेरिएंट है। ठीक है, लेकिन नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम इसको वेरिएबल बोल देते हैं। बुक्स में भी वेरिएबल लिखा है और वेरिएबल ही चल रहा है। लेकिन वेरिएबल और वेरिएंट में यही डिफरेंस होता है कि जिसका डेटा टाइप डिफाइन ना हो, रन टाइम पे उसकी वैल्यू, वो डेटा टाइप डिफाइन हो, कि उसमें जैसे ही आपने कोई वैल्यू पुट करी वो अपने डेटा टाइप को डिक्लेयर कर ले, अपनी स्कीमा डिफाइन कर ले, तो ये हमारा वेरिएंट कहलाता है। ठीक है, तो ये बात हुई। अब मैंने एक और आपसे थोड़ी सी चर्चा की थी कि दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में डेटा टाइप वो इंटीजर, फ्लोट वगैरह नहीं होता है ना। तो अपन इस पे भी चर्चा करते हैं। हमेशा क्या होती है, जब भी हम डेटा देते हैं उसमें टाइप कास्टिंग लगती है। अगर आप देखोगे तो सी में जब आप टाइप कास्टिंग करते थे तो आप इस ऑपरेटर के थ्रू करते थे, देखो परसेंटेज डी लिखते थे, कभी एफ लिखते थे। ठीक है, तो यानी कि परसेंटेज जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है वो आपकी टाइप कास्टिंग करता था। अगर आपने सी प्लस प्लस में आ गए तो आपने ये ऑपरेटर यूज किए थे, है ना। तो ये भी आपकी टाइप कास्टिंग कर रहे थे, जैसे आप सी आउट में लिखते थे दिस एंड सी इन में लिखते थे दिस, है ना। तो ये भी, ये जो ऑपरेटर हैं ये हमारे, इनको हम क्या बोलते हैं, बिट वाइज ऑपरेटर, यानी बिट्स के फॉर्म में डेटा लेना या डेटा देने का काम। तो ये भी टाइप कास्टिंग कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो सिर्फ एक ही टाइप में डेटा रीड कर रहा है, बाइनरीज में। और बाइनरीज का कलेक्शन जो होगा, भले ही वो आप 10 दे दो, 10 को जब बाइनरीज में कन्वर्ट करोगे तो क्या मिलेगा, 1010। उसके लिए वो क्या हो गया, 4 बिट का कलेक्शन हो गया। तो वो उसको एज अ स्ट्रिंग ही लेता है, सिस्टम हमेशा क्या लेता है, एज अ स्ट्रिंग लेता है। तो हमारे सिस्टम का बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप स्ट्रिंग होता है। और इनमें से इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ये बाइनरीज के फॉर्म में डेटा को, अपना कलेक्शन के फॉर्म में डेटा को रखता है। ठीक है, अब इस पे थोड़ा सा और एनालिसिस करें। ठीक है, आपने जो सी लैंग्वेज यूज करते हैं उन्होंने ये लाइन कहीं ना कहीं देखी होगी, पढ़ी होगी। ठीक है, तो फिर मेन बनाते हैं, इसको कमांड लाइन आर्गुमेंट कहते हैं। जो लोग जावा यूज किया होगा आपने, वो लोग ऐसा लिखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर ब्रैकेट में लिखते हैं स्ट्रिंग ARGS, और फिर ये एरे बना दिया। ठीक है, तो अगर आप देखो मेन फंक्शन से ब्रैकेट में आप कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हो, दोनों के दोनों स्टेटमेंट में, सी में और जावा में, एक चीज कॉमन है कि दोनों जगह कैरेक्टर का एरे पास किया जा रहा है, यानी स्ट्रिंग पास की जा रही है। क्योंकि सी लैंग्वेज में कैरेक्टर का एरे कैसे बनाया जाता है, कैरेट नाम के कीवर्ड से बनाया जाता है। और यदि आप जावा की बात करोगे तो वहां तो स्ट्रिंग नाम का इन्होंने डेटा टाइप एक क्लास पूरी दे के रखी थी, तो मैंने स्ट्रिंग बना लिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो काम होता है, ये जो स्टेटमेंट है ये करते क्या होंगे, इनका काम क्या होगा, अब अपन इस पर चर्चा करेंगे। अभी जितनी मैंने बातें कही, ठीक है, वो बात अभी आपको समझ में आई कि मैंने क्या कहना हूँ आपको, कि हम पढ़ कुछ रहे थे लेकिन कंसेप्चुअली सिस्टम के अंदर कुछ और चल रहा था। ठीक है, तो हर लाइन का, हर चीज का एक मतलब होता है, हम उस मतलब को समझ रहे थे कि ये मतलब एक्चुअली है क्या, ये क्यों लिखे जा रहे हैं, स्ट्रीम क्यों लिख रहे हैं। ये हमने जो ब्रैकेट्स हैं, एंगल ब्रैकेट, वो हमने एंगल ब्रैकेट ही क्यों यूज किया 2 बार, क्योंकि वो बिटवाइज था। मॉड्यूलस ही क्यों किया, क्योंकि वो टाइप कास्टिंग का काम कर रहा है। अब हम आ गए हैं कि यहाँ पर हम स्ट्रिंग का अरे ही क्यों ले रहे हैं, तो अब अपन इस पे चर्चा करेंगे। अभी जितनी हमने बात की इसमें कोई डाउट है आपको? अगर डाउट नहीं है तो कोई एक यहाँ पर मैसेज आप ड्रॉप कर देना, तो फिर मैं समझ जाऊंगा और इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो ठीक है, 2 लोगों ने मैसेज कर दिया है।
अब हम समझते हैं इसको कि अब ये कहानी कैसे कैसे आगे बढ़ रही है। देख, ये जो हम हमेशा कभी भी जो आर्ग्यूमेंट लेते हैं या देते हैं किसी भी फंक्शन में, फॉर एग्जांपल ये तो मेन फंक्शन लिख दिया, मैंने सम नाम का एक फंक्शन बनाया और उसमें कुछ आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, एक्स कॉमा इंट वाई, है ना। तो ये जो आर्ग्यूमेंट होंगे, ये क्या करेंगे, जो इसको कॉल करेगा फंक्शन, वहां से आएंगे या वहां पर जाएंगे, सिंपल है। ठीक है, तो मेन फंक्शन को कौन कॉल करता है, मेन फंक्शन को कॉल करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट में जो आप आर्गुमेंट पास कर रहे हो, ये आप ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन दे रहे हो ओएस को कि भाई मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये जो आर्गुमेंट हम पास करते हैं दैट इज मेमोरी की रिक्वेस्ट कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में ऑपरेटिंग सिस्टम को कि मुझे मेमोरी कितनी चाहिए। तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करेगा कि मेरे पास इतनी मेमोरी अवेलेबल है कि नहीं है। अगर उसके पास इतनी मेमोरी अवेलेबल होगी तो एलोकेट कर देगा, मैनेज करेगा उसको। नहीं होगी तो आपको एक एरर दे देगा, किसी भी टाइप की एरे आउट ऑफ बाउंड या मेमोरी इनसफिशिएंट, या जो भी एरर देनी है, एक्सेप्शन हैंडलिंग जो भी करेगा वो। तो इन दो स्टेटमेंट में वो क्या करने वाला है वो समझना कि यहाँ पर जैसे ही आपने ये लिखा, तो एक क्रम में दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी प्रोग्रामर कमिट नहीं कर सकता है कि वो कितनी वेरिएबल यूज करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने दो नंबर को ऐड करने का एक प्रोग्राम बनाना है, मैंने ये बनाया ए इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू 3 और एक एस बना दिया। ठीक है, और आप सोच रहे होगी कि मैं ऐसा लिखूंगा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं लिखा। मैंने क्या लिखा, इंटीजर x इक्वल्स टू ए, ठीक है, कॉमा y इक्वल्स टू बी, कॉमा z। ठीक है, फिर मैंने क्या किया कि z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। तो अब बताओ इसमें आपके अकॉर्डिंग, तो हमने अगर जावा की बात करो तो ये कितने बाइट लेता है, 4 बाइट। एक इंटीजर 4 बाइट लेता है, सी में 2 लेता है, तो 4 4 8 और 12। आपके अकॉर्डिंग 12 बाइट लगना थे, लेकिन मैंने उसमें और वेरिएबल बढ़ा के कितना कर दिया, 12 और बढ़ा दिया, मतलब टोटल 24 बाइट हो गए। अगर सी में आप जाते तो सी में आपको लगता है कि 6 बाइट हम एलोकेट कर रहे हैं, लेकिन मैंने 6 बाइट और बढ़ा दिए तो 12 बाइट हो गए, है ना। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप कभी कमिट नहीं कर सकते किसी भी प्रोग्राम में कि उस प्रोग्राम में मेमोरी कितने लगने वाली है, क्योंकि वेरिएबल यार यूजर है, वो तो कितनी भी मेमोरी बना सकता है। ठीक है, तो और सिस्टम जो होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो रैम मेमोरी का मैनेजमेंट होता है, वो कैसा करता है हमारा, एक पर्टिकुलर कंटिन्यूअस करता है, सिक्वेंशियल फॉर्म में करता है, ये इस टाइप से एलोकेट करता जाता है मेमोरी। ठीक है, तो अब मैंने माना ये 12 बाइट है, तो यहाँ मेमोरी की रिक्वेस्ट जाएगी 12 की। ठीक है, अगर ये 14 बाइट होते तो 14 की जाती, अगर 24 हो गए तो 24 की जाएगी। तो ये कोई भी कमिट नहीं कर सकते कि मेमोरी कितनी हम मांगेंगे, रिक्वेस्ट कितनी होगी, इसलिए इसको मैंने खाली छोड़ दिया। और ये कैरेक्टर का कलेक्शन हो गया, इसलिए मैंने क्वेश्चन टाइप में एक array बना दिया। सेम थिंग अगर आप सी में जाओगे तो सी में देखो कैर लिखा मैंने, ठीक है, क्योंकि कैरेक्टर के कलेक्शन को बता रहा है। और वो साइज कितनी होगी, तो सी में साइज अपन डिफाइन नहीं कर सकते। अगर मुझे होलसेल मेमोरी की साइज बतानी है तो यहाँ पे मुझे क्या देना होगा, पॉइंटर देना होगा। तो मैंने इस मेमोरी को क्या दे दिया, पॉइंटर दे दिया। ठीक है, अच्छा, हम बचपन से एक और चीज पढ़ रहे थे। वो चीज क्या पढ़ते थे कि अगर सिस्टम को मेमोरी देनी है तो 2 बाइट वो यहाँ देगा। ठीक है, फिर बहुत देर बाद फिर 2 बाइट उसने यहाँ दे दिए, फिर कुछ दूरी बाद उसने 2 बाइट और कहीं दे दिए। ठीक है, फिर कुछ दूरी बाद ये शायद अगले ही बार 2 बाइट यहाँ, ऐसे करके मेमोरी एलोकेट होती होगी। लेकिन सिस्टम इतना बेवकूफ नहीं है, आप लॉजिकली समझो कि सिस्टम को इतना क्या फुर्सत होगी कि वो एक एड्रेस इसका रखेगा, एक इसका रखेगा, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, इस टाइप से नहीं रखेगा। सिस्टम थोड़ा समझदार होता है। सिस्टम क्या करता है, चेक करता है कि आपको कितने चाहिए, 12 बाइट चाहिए, तो सबसे पहले चेक करेगा 12 बाइट कंटिन्यू कहाँ मेमोरी रखी है, तो उसे मिलेगा कि यार ये 2001 से लेके अगर आप कंटिन्यू देखोगे तो कंटिन्यू 12 बाइट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 12 बाइट ये हो जाएंगे। ठीक है, तो वो समझ जाएगा कि 2001 से लेके 2013 नंबर का मेमोरी एड्रेस पूरा थ्रू है। तो अपन क्या करो कि इसी को ही उठा के हम दे देते हैं। हम ऐसा क्यों करें कि 2 बाइट यहाँ से दिए, 2 बाइट वहां से, मेमोरी मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगा और हमको बहुत तकलीफ होगी, मतलब सिस्टम को रिकॉग्नाइज करने में, मैनेज करने में तकलीफ होगी। तो सिस्टम बाय डिफॉल्ट कंटिन्यू मेमोरी करता है। ठीक है, तभी देखो यहाँ पर हमने क्या बनाया, एरे, क्योंकि एरे की डेफिनेशन होती है कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन। और अगर आप कोई भी प्रोग्राम कर रहे हो
तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि ये 10, 12, 15, 20, 50, 1000 बाइट आपके फ्री ना हो। यार इतनी मेमोरी सबके सिस्टम में रहती ही है। 1000 बाइट का मतलब ही क्या है कि 1 MB। अब 1 MB आपकी रैम में फ्री नहीं होगा क्या? इम्पॉसिबल। और हम कभी ऐसा प्रोग्राम मेरे ख्याल से तो आपने नहीं बनाया होगा जिसमें 1 या 2 MB से ज्यादा आपने मेमोरी को यूज किया हो। ठीक है, तो एक प्रोग्राम इससे ज्यादा मेमोरी यूज नहीं करता। अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो वो भी लगभग लगभग, अभी हम जो वेब डेवलपमेंट करते हैं 35 MB का हमको बाय डिफॉल्ट एक स्पेस मिलता है। तो 35 MB से ज्यादा स्पेस यूज ही नहीं होता है, हमको एक्सटेंड करना होता है, मतलब डिफॉल्ट स्पेस है। तो इतना एक प्रोजेक्ट के लिए माना गया है कि इतने, इससे ज्यादा क्या स्पेस लगेगा। ठीक है, अगर कोड ही कोड की बात करें तो, और वेरिएबल्स की बात करें। ठीक है, तो ये जो मैनेजमेंट है, ये पूरा जो मैनेजमेंट होता है ये स्ट्रिंग के फॉर्म में ही होता है। अब बताओ, अभी किसी को डाउट है क्या? अभी किसी को डाउट है? नहीं 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 नहीं। मतलब क्लियर हो रहा है ना कि हम क्यों ऐसा कर रहे थे, हम क्यों ये चीज यूज करते थे। मतलब मेरा कंसर्न ये है कि हम ये ऑपरेटर भी क्यों यूज कर रहे हैं, हम यही ऑपरेटर क्यों कर रहे हैं, इसके लिए कि हमने एम्परसेंट क्यों नहीं लगाया। अब हम पॉइंटर पे भी आएंगे, पॉइंटर पे भी अपन अच्छी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं कि ये चीजें क्यों। तो पाइथन ने कहा कि यार मुझे इतनी माथाफोड़ी नहीं चाहिए कि आप इंटीजर रखो, फिर उसका मेमोरी का मैनेजमेंट करो, फिर ऐसा करो, फिर वैसा करो। पाइथन ने कहा मैं सिंपल एक कंसेप्ट पे काम करूंगा कि जब डेटा टाइप सिस्टम में है ही नहीं है तो मैं भी नहीं रखूंगा, बात खत्म। जब मुझे कभी अगर जरूरत होगी तो मैं उसको टाइप कास्ट कर लूंगा, लेकिन मेमोरी मैनेजमेंट के लिए अननेसेसरी कुछ चीजों के लिए अलग अलग कंसेप्ट होल्ड करके मैं नहीं चलूंगा। तो ये पाइथन ने ये काम किया। इसका एक और एग्जांपल आपको बताऊं कि जैसे पाइथन, जैसे हम पहले पढ़ते थे सी लैंग्वेज में वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप। तो डू वाइल लूप जो है उसका इतना कुछ अगर यूटिलिटीज बहुत ज्यादा नहीं थी, आपने भी देखा हो, तो बस एक दो जगह छोड़ के आप उसको कुछ वो नहीं था कि आप डू वाइल के बिना ये काम हो ही नहीं सकता है। ठीक है, और वो एक दो जगह भी ऐसी थी कि अगर थोड़ी सी ट्रिक्स अप्लाई करोगे आप तो वाइल लूप या फॉर लूप से भी वो काम हो सकता है। तो डू वाइल अननेसेसरी का कंसेप्ट था, पाइथन ने उसको डिस्कार्ड कर दिया। पाइथन ने कहा मैं उसको होल्ड ही नहीं करके चलूंगा। क्यों? क्योंकि जिस कंसेप्ट का कोई ज्यादा महत्व नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मैं उसको ड्रॉप कर देता हूँ। सिर्फ स्विच केस हो गया तो यहाँ स्विचर चलता है, लेकिन स्विच केस इसने हटा दिया। तो ऐसे करके पाइथन ने जो अननेसेसरी कंसेप्ट है, जो कि हम अननेसेसरी बोझ लेके चल रहे हैं, उन सारे कंसेप्ट को हटाया ताकि इसकी स्पीड फास्ट हो सके। है ना? तो ये सारी चीजें थी जिससे पाइथन अभी काम कर रहा था।